वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की ये कह सकते हैं एक खुली चुनौती थी। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस चुनौती का जवाब इतनी जल्दी और इतने नाटकीय तरीके से दिया जाएगा। क्योंकि ठीक 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने उनकी ये चुनौती स्वीकार कर ली। इस एक लाइन ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में जैसे भूचाल ला दिया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस पूरे खुफिया मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, और ये हाल के इतिहास के सबसे साहसी और दुस्साहसी सैन्य ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। इस ऑपरेशन का पैमाना इतना बड़ा था कि इसमें फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और ड्रोन समेत 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे। मतलब ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी, ये तो समझिए आसमान से एक पूरी फौज उतार दी गई थी। तो ये सब हुआ कैसे? ठीक आधी रात को काराकस पर हवाई हमले शुरू हुए। मकसद था स्पेशल फोर्सेस के लिए रास्ता एकदम साफ करना। लगभग 1 घंटे बाद 1:01 पर हेलीकॉप्टर्स सीधे मदुरो के ठिकाने फोर्ट ट्यूना की छतों पर उतरे। और आपको पता है, सिर्फ 3 घंटे से भी कम समय में 3:29 पर मिशन पूरा हो चुका था। सोच कर देखिए, महज 3 घंटे के अंदर एक देश के राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया। ये किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत थी। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? खैर, जो दुनिया को बताया गया वो कारण था नार्को टेररिज्म, यानी नशीले पदार्थों से जुड़ा आतंकवाद। इस ऑपरेशन की कानूनी नींव असल में अक्टूबर 2025 में ही रख दी गई थी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कन्फर्म किया था कि उन्होंने वेनेजुएला के अंदर कोवर्ट एक्शन यानी गुप्त कार्रवाई को मंजूरी दी है। अब गुप्त कार्रवाई का कानूनी मतलब बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ जासूसी नहीं है, ये विदेशों में हालात बदलने के लिए की गई सीधी कार्रवाई है। मतलब एक ऐसा एक्शन लेना जिसमें ये साफ साफ पता ना चले कि इसके पीछे हाथ किसका है। तो अमेरिका ने दुनिया के सामने ये कहा कि देखिए, ये कोई हमला नहीं है, ये तो कानून लागू करने की एक कार्रवाई है। उनका तर्क था कि मादुरो और उसकी सरकार सालों से ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे और ये नार्को आक्रमण के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए जरूरी था। इसे कार्टेल ऑफ द सन्स के खिलाफ एक एक्शन का नाम दिया गया। लेकिन क्या कहानी सिर्फ ड्रग्स की थी? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली वजह कहीं ज्यादा गहरी थी। वो वजह थी जियोपॉलिटिक्स, तेल और डॉलर का दबदबा। जरा इस नंबर को देखिए, 303 अरब बैरल। ये वेनेजुएला का अनुमानित तेल भंडार है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। जाहिर सी बात है, जब जमीन के नीचे इतना बड़ा खजाना हो तो दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर उस पर रहेगी ही। और फिर आता है डॉलर का सवाल। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि आज भी ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिकी डॉलर का दबदबा कितना ज्यादा है। दुनिया का लगभग 60% फॉरेन करेंसी रिजर्व डॉलर में है। तो जब ब्रिक्स जैसे संगठन अपनी एक कॉमन करेंसी की बात करते हैं, तो अमेरिका को अपने डॉलर की बादशाहत खतरे में नजर आने लगती है। इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक नया नाम भी दिया गया है, डॉन रो सिद्धांत। ये असल में 1823 के पुराने मुनरो सिद्धांत का एक मॉडर्न वर्जन है, और इसका सीधा सा मतलब है कि पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका का दबदबा रहेगा और किसी भी बाहरी शक्ति, खासकर चीन या रूस के असर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहीं से कहानी में चीन की एंट्री होती है। ये ऑपरेशन सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं, बल्कि चीन के लिए भी एक सीधा संदेश था। वेनेजुएला पर अभी भी चीन का लगभग 10 अरब डॉलर का कर्ज बाकी है। ये इतनी बड़ी रकम है कि चीन इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था, और इस कर्ज को वसूलने का उसका तरीका भी काफी अनोखा था। तो खेल कुछ ऐसा था कि चीन ने वेनेजुएला को भारी कर्ज दिया, और बदले में वेनेजुएला उसे हर रोज लाखों बैरल कच्चा तेल भेजकर वो कर्ज चुका रहा था। अब अमेरिकी दखल ने इस पूरे कर्ज के बदले तेल वाले सिस्टम को ही तोड़ दिया है, जिससे चीन का आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरह का खेल खराब हो गया है। इस एक घटना ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है, और वो बहस है अंतर्राष्ट्रीय कानून और किसी देश की संप्रभुता के भविष्य को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा ऑपरेशन बिना यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी के किया गया। आलोचकों का कहना है कि ये तो सीधे सीधे यूएन चार्टर का उल्लंघन है, जो कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश के सीमाओं के अंदर बल का प्रयोग नहीं कर सकता। उनका डर ये है कि अगर शक्तिशाली देश अपनी मर्जी से ऐसा करने लगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का क्या होगा?
कहीं ये जंगल के कानून जैसा तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। ये दिखाती है कि वेनेजुएला ऑपरेशन के बारे में आज हम जो कुछ भी जानते हैं वो पुराने खुफिया ऑपरेशंस जैसे ग्वाटेमाला या चिली में हुए ऑपरेशंस की तुलना में कितना कम है। उन मामलों में असली दस्तावेज तो सालों बाद सामने आए थे। इससे यही पता चलता है कि शायद इस ऑपरेशन की भी पूरी कहानी सामने आने में अभी कई साल और लगेंगे। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी देश के अपने हित और अंतर्राष्ट्रीय कानून आमने सामने हों, तो जीत किसकी होती है, ताकत की, कानून की या फिर किसी और चीज की? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले समय में दुनिया के रिश्तों की दिशा तय करेगा।